ट्रांसप्लांट होता है। अभी ये डायलिसिस वाला पार्ट उनके लिए नहीं है, ये पार्ट उनके लिए है जो डायलिसिस पे होते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैं थी डायलिसिस पे 8 मंथ्स तक, तो आपका खर्चे ऐसे टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पता होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री में होती हैं, तो कुछ चीज़ों का कॉस्ट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो गाइज, आज मैं अपने व्लॉग में बताने वाली हूँ किडनी ट्रांसप्लांट के बजट के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे सकूँ जो कि किडनी के प्रोसेस में आता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो वैसे हमें जब भी कोई मेडिकल इश्यू होती है तो जो किस डॉक्टर के अंडर वो ट्रीटमेंट करवानी है, तो वैसे ही किडनी का जब हमें किडनी फेलियर का पता चलता है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डायलिसिस का। कितने लोग लकी होते हैं जिनका डायरेक्ट ट्रांसप्लांट होता है। अगर ऐसा होता है उनके साथ कि उनका डायरेक्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उनका जो डायलिसिस का कॉस्ट होता है वो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायलिसिस करवाने वाले लोग का भी ये कॉस्ट होता है जो इंक्लूडेड होता है किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में। जैसे मेरा भी था, मैं 8 मंथ तक डायलिसिस पे थी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम चूज़ करते हैं कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ करना है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने हैं। हम सभी को ये जनरली बात पता होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें जो होती हैं। तो ये केस डायलिसिस के साथ भी है। डायलिसिस में भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना है अपनी डायलिसिस या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मेरा नेक कैथेटर से डायलिसिस होता था, प्लस उस टाइम कोविड का ज़्यादा हाई रेट पे था कोविड। तो इसके चलते हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना चूज़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल ही चूज़ किया था। तो हमारे चार्जेस जो थे वहाँ पे अधिक लगे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं नॉमिनल वैल्यू लेते हैं बिल्कुल ही डायलिसिस का, जस्ट लाइक 200 to 250 ले सकते हैं, वरना कितनी जगह तो बिल्कुल फ्री है डायलिसिस। वहीं आप अगर चाहो तो एनजीओज के थ्रू भी करवा सकते हो। एनजीओज जो है कितने एनजीओज हमारे नोन में आए जिनमें डायलिसिस होता था, लाइक 500 to 1000 में हो जाता था डायलिसिस आराम से। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां आप बात करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपका डायलिसिस का अमाउंट होता है आराम से आपका 5000 3000 तक लग ही जाता है अगर वीक। और ये डिपेंड होता है आपके वीक में कितनी बार डायलिसिस होती है उस पर। मेरा ट्वाइस अ वीक होता था तो मेरा आराम से 10,000 तक मेरा लग जाता था, कभी ऊपर कभी नीचे लग जाता था इसके। प्लस हमारा उस टाइम जो होता है इंजेक्शंस के जो चार्जेस होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन का इंजेक्शन हुआ, आयरन का हुआ, ये और 2 महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं जो हमारे डायलिसिस के टाइम कितने लोगों को वैसे दिए जाते हैं। तो इनके चार्जेस आप चाहो तो इसमें बजट अपना कम करा सकते हो। आप ये इंजेक्शंस बाहर से परचेस कर, आपका पोटेशियम लेवल बहुत हाई हुआ है तो उस टाइम केबाइन दिया जाता है, अगर आपको पता होगा तो वो 145 का 1 सैशे आता है बस। तो ऐसी मेडिसिन भी होती हैं उस टाइम की जिनके रेट थोड़े होते हैं हाई। तो ये सारी चीज़ें हम जो है डायलिसिस में इंक्लूड करते हैं। ये भले ही लगता है कितने लोगों की वो इंक्लूड नहीं करते इन सब चीज़ों को, हम कितनी चीज़ भूल जाते हैं। जैसे अगर डायलिसिस करवाने हम जा रहे हैं तो हमारा अगर हॉस्पिटल दूर है तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी ना किसी साधन से ही जाओगे वहाँ पे और उसके चार्जेस आप इंक्लूड कर लो। तो ये सब कितने चार्जेस है जो हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन टोटली मैं यही बोलूँगी कि डायलिसिस का जो है बजट है वो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ करवा रहे हैं डायलिसिस। गवर्नमेंट में करवा रहे हैं, प्राइवेट में करवा रहे हैं या फिर किसी एनजीओज के थ्रू करवा रहे हैं। तो टोटली इसका बजट जो है वो आपके ऊपर है, आप कहाँ करवा रहे हो। फिर बढ़ते हैं आगे। जो प्रोसेस होता है जब हमारे ट्रांसप्लांट के हम सोचने लगते हैं कि अब हमें ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके पहले जो होता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं डोनर के और रेसिपिएंट्स के। जब ये पता लग जाए कि आपका डोनर कौन है तो उसके और वो भी सेम ब्लड ग्रुप का जब डोनर होता है तो हमारे टेस्ट होने लगते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके आपके जो डोनर है वो बिल्कुल हेल्दी हैं और वो किडनी डोनेट करने के बाद वो एक किडनी पे अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो तैयार होते हैं हमारे ट्रांसप्लांट के लिए। और फिर हमारे जो आगे का प्रोसेस बढ़ता है वो होता है सारे टेस्टिंग का। तो इसमें भी जो टेस्ट होते हैं टोटल आपके 1 to 2 लाख के करीब में पड़ जाते हैं। जिसमें से टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं डीएनए टेस्टिंग होता है आपका, फुल बॉडी चेकअप होता है, सीटी स्कैन होता है
और एक इंटरजेंट टेस्ट होते हैं। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल खुद के मांगते हैं, मतलब उनको आपको हॉस्पिटल में ही करवाना है, जहाँ जिस हॉस्पिटल में आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है उसी हॉस्पिटल में ये सारे टेस्ट करवाने हैं। बाकी जो अदर होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, कितने टाइप के तो ब्लड टेस्ट होते हैं, ये सारे जो है आप बाहर से करवा सकते हो, किसी लैब के थ्रू करवा सकते हो। इसमें भी आप कॉस्ट अपना कम कर सकते हो अगर आप पैकेजेस के साथ जाओ तो। ठीक है, अगर आप पैकेजेस के साथ जा रहे हो, जैसे कितने ही लैब्स होते हैं, जैसे पैथ लैब है, ये सब ऐसे लैब है जो आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके इतने पैकेज में इतना तक हो जाएगा। तो अगर आप पैकेज के साथ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको पड़ जाएगा, आप आराम से अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं। बाकी जो अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप बाकी जो टेस्ट मैंने अभी बताया, डीएनए टेस्ट, ये सब जो टेस्ट है, तो हॉस्पिटल जितना चार्ज ले सकता है। जब हमारे पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम प्रोसीड करते हैं ट्रांसप्लांट के दूसरी प्रोसेस की तरफ, जो होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। और उससे पहले ही हमें जो होता है हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता है एस्टिमेट आपके ट्रांसप्लांट का। तो हर हॉस्पिटल ये एस्टिमेट प्रोवाइड कर देता है आपको, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपके किडनी ट्रांसप्लांट में कितने चार्जेस आएंगे और आपका जो स्टे होता है हॉस्पिटल में वो कितने चार्जेस आएंगे। तो इसमें जो है आपका क्लियरली मेंशन होता है कुछ चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं आपके पूरे पैकेज में, और जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं पैकेज में वो भी मेंशन होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो मेंशन इन्होंने किया, प्री इवैल्यूएशन एंड डू द डोनर वर्कअप इज लाइक 1,80,000 मेडिकल चार्जेस, इंजेक्शन, किडनी ट्रांसप्लांट। ये लमसम आपका जो होता है 6 लाख या अबाउ या बिलो तक जा सकता है आपका, अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ। और उसके बाद से जो अदर चार्जेस आते हैं जैसे आपका मेडिकल सर्विस हो गया, डॉक्टर विजिट, डॉक्टर कंसल्टेशन वगैरह वगैरह जो होते हैं, ये सारे भी चार्जेस। तो टोटल आपका जो बजट है ये नियर अबाउट तक जाएगा 9 to 10 तक जाएगा ही जाएगा आपका। तो ये पूरा आपका जो है ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है। और स्टे आपका जिस दिन से आपकी सर्जरी होती है प्लस जिस दिन तक आप डिस्चार्ज होते हो उस दिन का ये सारा कॉस्ट है। अब मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसे कॉस्ट जो बिल्कुल भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते इस पैकेज में, और वो भी क्लियरली मेंशन है। अगर रेसिपेंट या डोनर में से दोनों में से अगर किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया और हमें हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा रुकना पड़ा लाइक 1 to 2 days, वो चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। प्लस जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो उस टाइम एक ATG का इंजेक्शन लगता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है, ताकि हमारे किडनी को जो न्यू ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। उसका कॉस्ट आपको आराम से पड़ सकता है 50 to 70 के बीच में पड़ेगा। तो वो इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्जरी के टाइम ही लगता है। प्लस अगर किसी जैसे मैं जब ICU में थी तो उस टाइम मेरा भी हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो हो गया था, जिसके चलते मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। तो वो भी चार्जेस है वो पैकेज में इंक्लूड नहीं होंगे। यानी अगर पेशेंट को, रेसिपेंट को जो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अगर उसके मेडिकेशन के लिए कुछ इंजेक्शन्स यूज़ होते हैं या फिर कुछ हैवी एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ होते हैं, तो वो सारे चार्जेस जो है इसमें पैकेज में इंक्लूड नहीं होंगे। मैंने खुद देखा था कि ICU में जब मैं थी तो मेरे साथ के कितने लोग ट्रांसप्लांटेड थे, 2-3 लोगों को मैंने देखा जिनकी ट्रांसप्लांट तो हो गई थी लेकिन अभी भी डायलिसिस हो रहा था उनका, क्योंकि शायद क्रेटिनिन लेवल उनका लो नहीं हो रहा था। तो ये सारे जो चार्जेस हैं अगर लगते हैं उस टाइम तो वो बिल्कुल भी पैकेज में आपके इंक्लूड नहीं होंगे। और ये बात थी जब आपका ब्लड ग्रुप सेम हो, यानी आपके डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप जब सेम होता है तो ये बजट आपका होता है। बट वहीं अगर ब्लड ग्रुप अपोजिट होता है, अगर ब्लड ग्रुप दूसरा होता है, जैसे डोनर का अगर ब्लड ग्रुप कुछ और, मेरा O है, अगर डोनर का A हो, B हो, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम जो होता है आपके चार्जेस फिर एक्स्ट्रा लगेंगे। आप आराम से 2 to 3 लाख के एक्स्ट्रा आपके लग सकते हैं ट्रांसप्लांट के सर्जरी में। तो ये था आपका पूरा जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट होता है उसके बारे में। आगे हम बढ़ते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के बारे में। और आफ्टर ट्रांसप्लांट जो होता है आपका मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी मेडिसिन, क्योंकि इस टाइम जो है हमें इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दिए जाती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 1 month होता है आपको हर वीक फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। प्लस आप जब भी फॉलोअप के लिए जा रहे हो आपका ब्लड टेस्ट होता है CBC, RFT,
प्लस जो टैक लेवल होता है वो आपको करवा के जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। और ये दोनों ही जो CBC RFT होते हैं और टैक लेवल जो होता है ये भी आप एज ए पैकेज में ले सकते हो, लेकिन टोटली आपके 2000 टू 2500 तक के टेस्ट होंगे, क्योंकि हमारे भी टेस्ट होता था जितने भी हम फॉलोअप के लिए जाते थे, जब तक डॉक्टर ने बोला तो हम करवा के ही जाते थे ये फॉलोअप। आप जब भी जाओगे फॉलोअप के लिए तो डॉक्टर उसमें क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि अगर नेक्स्ट फॉलोअप के लिए आना है तो आपको ये टेस्ट करवा के आना है। प्लस अगर उस टाइम भी किसी का कॉम्प्लिकेशंस हो गया, जैसे यूरिन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो सब भी सैंपल आपको करवा के लेके जाना पड़ेगा, तो उन सब के भी चार्जेस होंगे। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कितने लैब से पता कर सकते हैं कि उनकी चार्जेस क्या हैं क्या नहीं है, ठीक उस हिसाब से हम अपना ब्लड टेस्ट और ये टैक लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद से आप जा रहे हो, अगर आपका हॉस्पिटल पास है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसमें भी अगर आपका हॉस्पिटल दूर हुआ तो वो भी आपके बजट में ही होगा, क्योंकि आजकल कैब के चार्जेस क्या है हम सबको पता है। प्लस आप डॉक्टर के विजिट करने जा रहे हो तो जितने फॉलोअप के लिए जा रहे हो वीक में आपको उनकी फीस देनी है, तो ये सारे जो चार्जेस है इंक्लूडेड होते हैं। और मेडिसिन के तो स्टार्टिंग में 1 मंथ जो मैं बोलूँगी, आप अगर 1 मंथ की पूरी मेडिसिन लेते हो तो आराम से 25,000 के कॉस्ट है ही है। अब बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 दिन की दवा मंगवा रहे हो या 5 दिन की दवा मंगवा रहे हो, जैसे भी है, क्योंकि उस टाइम जो होता है हमारे डोजेज हाई होते हैं सारी चीज़ों की और बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती हैं। अभी मेरा खुद का 3 मंथ्स हो गया, लेकिन मेरे 2 टाइम से मेरा लगता है 25,000 तक, क्योंकि हम लोग पूरा 1 मंथ का ही मंगवा लेते हैं अपनी मेडिसिन जो होती है। बाकी धीरे धीरे जो मेडिसिन होती है, कितने मेरे नोन में है अभी जिनका ट्रांसप्लांट 2 इयर्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, तो उन लोग का क्या है कि उन लोग का भी ये चार्जेस मेडिसिन के नहीं लगते हैं, उनके कम लगते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा टाइम होता है, अगर हम पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, मेन चीज़ आपका हेल्दी होना होता है, तो उस हिसाब से जो मेडिसिन आपके होते हैं डोसेज फिर कम होने लगते हैं। और वह जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो एक और प्रोसेस बचा होता है सर्जरी का। अगर आपको, क्योंकि हमें ये चीज़ें खुद उस टाइम नहीं पता होती जिस टाइम हमारा सर्जरी होने वाला होता है, ये चीज़ें डॉक्टर आपको तब बताते हैं जब आप फर्स्ट या सेकंड फॉलोअप में जाओगे, तब आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपका जो एक स्टेंट है आपके अंदर डाला गया उसको रिमूव करना है। आप वो जो स्टेंट होता है तो आपको रिमूव करवाना होता है 1 मंथ पे, तो वो भी आपका आराम से प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो 20 to 22 या 23,000 तक आराम से लग ही जाते हैं, क्योंकि हाफ डे के लिए आपको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। और वो प्रोसेस जो होता है OT में होता है, तो OT के चार्जेस वो लेते हैं, प्लस जिस वार्ड में आपको रखते हैं उस वार्ड का चार्जेस उनका होता है, और जो भी डॉक्टर के होता है कंसल्टेशन का उसकी फ़ी होती है। तो ये भी चार्जेस आपका इंक्लूड होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के लिए। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं ये सब हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखते हैं, हम आपको कैसे अपनी लाइफस्टाइल जो है अपनी चेंज करते हैं, ताकि हम फिर से बहुत ज़्यादा दवाइयों का बर्डन ना आए हमारे ऊपर। बाकी जो आपकी इम्यूनो सप्रेसेंट है वो तो हमारे लाइफ टाइम चलने वाली दवाएँ हैं, लेकिन उनके भी डोसेस कम हाई वो डॉक्टर के ऊपर है वो कैसे करते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाते हैं हमें, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, कहीं जो कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, फिर क्या होता है कि दवाइयों का एक्स्ट्रा खर्चा आता है और दवाइयाँ एक्स्ट्रा लगने लगती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अधिकतर हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर हम अपने आप को अच्छे से रखेंगे, अच्छे से हाइजीनिक तरीके से रखेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ लगती हैं वो शायद कम लगने लगेंगी। और धीरे धीरे जो है फॉलोअप के लिए डॉक्टर भी आपको फिर कम बुलाएंगे, जैसे 2 मंथ्स हो जाती हैं तो आपको 15 डेज पे बुलाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएंगे तो 3 वीक्स पे बुलाते हैं, फिर धीरे 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 आपका 2 मंथ्स में बुलाएंगे, कभी 6 मंथ्स में। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और वैसे ही फिर हमारा आफ्टर ट्रांसप्लांट जो ये बजट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो गाइज़ उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हो, मैं सारी बातें आप सबसे शेयर करूं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराने वाले हो तो आपका बजट जो है इतने इतने तक जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पता करने जाते हैं एक्चुअल में, आप कितने भी व्लॉग्स देख लो यूट्यूब पे बजट से रिलेटेड, आप एज ए फीडबैक ले सकते हैं आप उन्हें कि हाँ मेरा नॉर्मल वैल्यू इतना इतना तक लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें फिर आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर सेम ब्लड ग्रुप है या अपोजिट ब्लड ग्रुप है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो चीज़ें आपको ऊपर नीचे ज़रूर होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच लव एंड वॉचिंग माई व्लॉग्स। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आप लोग का भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए, ताकि आप मुझे भी वो चीज़ें पता लग सके जो मुझे नहीं पता है आप लोग के थ्रू। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।